एमआरआई में कैसे रीड करें कि ये पीआईवीडी की कौन सी स्टेज है। ठीक है, ये आपको क्या दिख रही है, वर्टिब्रल बॉडी दिख रही है, बीच में आपको क्या दिख रहे हैं, डिस्क दिख रहे हैं। अब ये कितना बल्ज करते हैं तो हम उसको बल्ज कहेंगे, डिस्क बल्ज फर्स्ट स्टेज, या प्रोट्रूजन सेकेंड, या आपका तीसरा स्टेज एक्सट्रूजन, और चौथा आपका सिक्वेस्ट्रेशन। तो ये बल्जेस को कैसे हम पता लगाएं देख करके कि एमआरआई में कि वो क्या है, कौन सी स्टेज है। तो इसको करने से पहले सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं कि नॉर्मल पीआईवीडी में नॉर्मल क्या कॉज होते हैं, है ना, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं एमआरआई। हेलो गाइस, वेलकम टू फिजियो विज्ञान। आई एम श्योर कि आप लोगों के पास बहुत सारे बैक पेन के पेशेंट्स आते होंगे और उन लोगों को डायग्नोस करने में आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी तो होती ही होगी, क्योंकि हम लोगों को भी होती है। अब होता क्या है कि बैक पेन के पेशेंट्स के साथ ये आइडेंटिफाई करना कि क्या उनको सच में पीआईवीडी है, क्योंकि वो लोग तो पेन लेकर के आके यही बोलते हैं हमको स्लिप डिस्क हो गया। मोस्ट कॉमनली पेशेंट आपके पास आएगा हमको स्लिप डिस्क हो गया। अब ये स्लिप डिस्क क्या होता है, क्या वो एक्चुअल में पीआईवीडी है या फिर वो किसी और तरह का मैकेनिकल बैक पेन है, मस्कुलर बैक पेन है, या अगर वो पीआईवीडी है तो वो कौन से स्टेज पर पीआईवीडी है, उसको हम डिफरेंशियली डायग्नोस कैसे करेंगे। एमआरआई की रिपोर्ट अगर आपके पास कोई पेशेंट बैक पेन की लेकर के आया है तो आप उसको स्टडी किस तरीके से करेंगे, कैसे क्लासिफाई करेंगे कि कौन से लेवल का कौन से स्टेज का पीआईवीडी है, कैसे रिपोर्ट्स रीड करेंगे, या बिना रिपोर्ट करके भी आपके पास यदि पेशेंट आता है तो आप सिर्फ उसके साइन एंड सिम्टम्स देख करके कैसे क्लासिफाई करेंगे कि कौन से स्टेज का पीआईवीडी है, अगर पीआईवीडी है भी कि नहीं है, किसी और तरह का बैक पेन है। तो आज हम देखेंगे कि हम पीआईवीडी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं या कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि पीआईवीडी होता क्या है। पीआईवीडी की फुल फॉर्म क्या है हमारी, प्रोलैप्स, ठीक है, इंटर वर्टिब्रल डिस्क। अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होती है, देखो हमने देखा होगा कि हमारी स्पाइन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इस स्पाइन में अगर हम छोटे छोटे सेक्शन देखें तो क्या होता है कि ये इस तरीके से छोटी छोटी वर्टिब्रास प्रेजेंट रहती हैं, है ना। इन वर्टिब्रास के बीच में एक जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको कि हम क्या बोल देते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक, अब कुछ इस तरीके से हम इमेजिन करके देखते हैं कि ये दो वर्टिब्रा के बीच में हमारी डिस्क है इस तरीके से, ठीक है, स्पंजी है। जब भी मूवमेंट हो रहा है, चाहे इधर को चाहे इधर को, कुछ भी मूवमेंट हो रहा है तो अपोजिट साइड पर बल्ज आउट करती है और वो कंट्रोल करती है, वापस से फिर से मूवमेंट में आ जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि मैं फॉरवर्ड बेंड कर रही हूँ तो इस तरीके से क्या होगा, साइड वाइज से देखिए, फॉरवर्ड बेंड कर रही हूँ तो पीछे को बल्ज आउट करेगी, बैकवर्ड बेंड कर रही हूँ तो आगे को करेगी। अब अगर ये नॉर्मल डिस्क है तो ये वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन रिटेन कर लेगी, है ना। लेकिन क्या होता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से, ओवर यूज़ की वजह से, या मान लीजिए कि अगर आपकी मसल्स एज की वजह से भी क्या होता है कि ये जो डिस्क है, डिस्क के देखो 3 पार्ट्स होते हैं इस डिस्क के, ठीक। एक तो एंड प्लेट्स, इसको हम दूसरे कलर से देखते हैं तो ये क्या होगा, एंड प्लेट्स, ओके, जो कि आपकी वर्टिब्रा के कांटेक्ट में रहती है। देन ये जो आउटर लेयर है इसको हम क्या कह देते हैं, एन्युलस फिब्रोसिस, ठीक। और जो इसके अंदर पल्पी या जेली लाइक मटेरियल होता है उसको हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है। तो यही 3 पार्ट्स हमारे वर्टिब्रा में या इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होते हैं। अब हमारी जो डिस्क है वो 80% वाटर से बनी रहती है और बाकी का 20% टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स और प्रोटियोग्लाइकन्स से, ठीक है। अब जो ये 80% वाटर है यही हेल्प करता है किस चीज़ में, हमारी इस जेली लाइक कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में। इसीलिए क्या होता है कि जितने भी मूवमेंट के बाद वापस से अपनी पोजीशन रिटेन कर लेती है, इलास्टिसिटी मेंटेन कर लेती है।
ठीक है। अब मान लीजिए कि 80% वाटर जो है वो किसी, हम पानी नहीं पी रहे, या मे बी बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक डिफेक्ट है, यूरिनेशन ज़्यादा हो रही है, डायूरेटिक्स ले रहे हैं, किसी मेडिकेशन की वजह से है, या ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है कि ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है ये अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज करने लगता है। जब ये अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी, अब देखो ये अभी ऐसे था, ठीक है, लाइटली कंप्रेस्ड, अच्छा हेल्दी, वाटर हाइड्रेटेड, राइट, तो क्या होगा कि ये कम पानी में ऐसा हो जाएगा, ठीक है, पतला। अब इसके बाद क्या होता है कि जब हमारा एनुलस फिब्रोसस थिन आउट हो जाता है तो न्यूक्लियस पल्पोसस क्या करेगा, हल्का सा बाहर की ओर बल्ज करने लगता है इसकी वीक वॉल्स से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेज 1 क्या हो गया, बल्जिंग, ठीक है, डिस्क बल्ज। तो स्टेज 1। अब स्टेज 1 में क्या है कि अभी तक बस क्या हो रहा है कि थिनिंग हो रही है एनुलस फिब्रोसिस की, ठीक है, एग्जैक्टली कुछ न्यूक्लियस पल्पोसस का डिस्क का मटेरियल बाहर को नहीं जा रहा है, ये ऑल ओवर थिन आउट हो रहा है। अब इस केस में क्या होगा कि अगर आप झुकते हैं या मूवमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेन इतनी जल्दी नहीं आएगा, ठीक है। स्टेज 1 में आपको इमीडिएटली बहुत ज़्यादा पेन नहीं आता है। स्टेज 1 में क्या होता है कि हमको, जैसे हम बहुत देर तक खड़े हुए हैं, ठीक है, अब इस केस इस कंडीशन में आपकी डिस्क, आप बहुत देर तक खड़े हुए हो तो और कंप्रेशन और कंप्रेशन और कंप्रेशन, है ना, उस वजह से बहुत टाइम तक किसी भी एक पोजीशन को अटेन करने से आपका पेन स्टार्ट होता है, ठीक। तो डिस्क बल्ज के फर्स्ट लेवल पे या पीआईवीडी के फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने से लॉन्गर टाइम तक आपको पेन आने लगेगा, ठीक है, डल एकिंग पेन आने लगेगा, रेडिएटिंग पेन अभी तक नहीं आ रहा है, और बेंडिंग में भी हमको पेन नहीं आ रहा है, ठीक है। स्टेज 2 जो आ जाती है, इसमें क्या होगा, इसमें आ जाएगा अब आपका प्रोट्रूजन, ठीक है। स्टेज 2 इज डिस्क प्रोट्रूजन, प्रोट्रूड करना मतलब कि बाहर को निकलना, ठीक है। तो डिस्क प्रोट्रूजन में क्या हो जाएगा कि अगर ये है तो एक साइड से जब भी वो रहा है तो ये डिस्क बाहर की ओर निकल रही है, मतलब कि ये ऐसे हल्का सा बाहर को जा रहा है, ठीक है। जब ये बाहर को जा रहा है तो मतलब कि बाहर को प्रोट्रूड कर रहा है, मतलब कि एनुलस फिब्रोसिस स्टेज 1 में इसके फाइबर्स वीकन हो गए थे। स्टेज 2 में जो न्यूक्लियस पल्पोसस का मटेरियल है ये बाहर की ओर बल्ज आउट करने लगता है, सो ये इस तरीके से बाहर की ओर बल्ज आउट करने लगेगा। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जब वो बल्ज आउट कर रहा है तो आप क्या कर रहे हो, जब भी आप इस तरीके से और इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, जब तक नॉर्मल डिस्क थी तब तक क्या हो रहा था, वापस रिटेन हो जा रहा था, लेकिन अब नॉर्मल तो नहीं है, वीकन हो चुका है, डिहाइड्रेट हो चुका है, तो अब क्या होगा, वो इसी तरीके से उसी बल्ज्ड फॉर्म में मेंटेन करके रह जाता है। और जब भी आप उस पर और प्रेशर देते हो तो क्या होता है, जैसे मैं एंटीरियर झुकी, पोस्टीरियर बल्ज है, एंटीरियर झुकी, तो वो बल्ज को और ज़्यादा पीछे पुश कर रहा है ना, और ज़्यादा बाहर की ओर क्या कर रहा है, न्यूक्लियस पल्पोसस को और ज़्यादा एनुलस फिब्रोसिस पे पुश कर रहा है, तो मुझे क्या होगा, मूवमेंट में पेन आएगा, ठीक है। तो स्टेज 2 को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या प्रोट्रूजन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर हम फ्लेक्शन या एक्सटेंशन कर रहे हैं तो उसके साथ हमको पेन आएगा, हो सकता है कि डलेकिंग पेन हो, रेडिएटिंग पेन हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कौन सी स्टेज पे, स्टेज 3 ऑफ पीआईवीडी, दैट इज एक्सट्रूजन। अभी तक प्रोट्रूड कर रहा था, अब क्या होगा, एक्सट्रूजन, बाहर को निकल रहा है काफी, ठीक है, प्रोट्रूजन मतलब हल्का बाहर। अब एक्सट्रूजन में क्या हो रहा है कि ये तो बल्ज आउट किया, पहले तो बाहर को बस सारी तरफ से वीकन हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रोट्रूड किया, अब एक्सट्रूड कर रहा है, मतलब कि ये जो वर्टिब्रा के लेवल से बाहर की ओर निकल रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब वो मटेरियल न्यूक्लियस पल्पोसस का बाहर को आ गया है, लेकिन अभी इस स्टेज में, एक्सट्रूजन स्टेज में, अभी भी क्या है, इन कांटेक्ट है एनुलस फिब्रोसिस या मेन डिस्क से,
ठीक है, न्यूक्लियस पल्पोसस का मटेरियल बाहर आ गया है लेकिन स्टिल इन कांटेक्ट है, अभी कांटेक्ट छूटा नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो एक्सट्रूजन में क्या होगा कि आपको शाइटिका वाले सिम्टम्स आएंगे, कांस्टेंट रेडिएटिंग पेन बना रहता है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रोट्रूजन और एक्सट्रूजन को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर प्रोट्रूजन है तो आपको रेस्टिंग में पेन नहीं आएगा, ठीक है, नॉर्मली रेडिएटिंग पेन ऐसे नहीं आएगा, सिर्फ कब आएगा, जब आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर रहे हो तभी। लेकिन अगर एक्सट्रूजन या स्टेज 3 तक है तो फिर आपको रेस्टिंग में भी क्या होगा, वॉकिंग में या बैठे बैठे भी आपको रेडिएटिंग पेन आने लगेगा। इसी तरीके से आप स्टेज वाइज डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट स्टेज, दैट इज स्टेज 4, सिक्वेस्ट्रेशन। अब सिक्वेस्ट्रेशन स्टेज में क्या होता है कि अपनी मेन डिस्क से कांटेक्ट छोड़ देती है न्यूक्लियस पल्पोसस। तो मतलब कि ये जो मटेरियल बल्ज आउट कर रहा था ये बाहर विदाउट कांटेक्ट फ्रीली सिक्वेस्ट्रेट हो चुका है, ठीक है। अब इसका जो कांटेक्ट था मेन डिस्क से ये निकल चुका है, तो दिस इज फ्री मूविंग इन द डिस्क स्पेस, राइट। अब इस केस में आपको सिवियर रेडिएटिंग पेन बना रहेगा, किसी भी मूवमेंट में आपको पेन आता रहेगा, ठीक है। रेस्टिंग स्टेज में या वॉकिंग, मूविंग, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आइडियल्स डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो हम लोग सिक्वेस्ट्रेशन स्टेज पर हाथ नहीं लगाते हैं पेशेंट्स को एज फिजियोज, ठीक है। ये रेड फ्लैग साइन है आपके लिए, आप सिक्वेस्ट्रेशन फेज में पेशेंट्स को हाथ नहीं लगाएंगे, दीज विल गो फॉर सर्जरी। इस 3 तक आप छेड़ सकते हो पेशेंट को। लेकिन एक और चीज़ कि सिक्वेस्ट्रेशन स्टेज में अगर मान लीजिए, देखिए ये हमारी स्पाइन थी, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से जाकर के फिर क्या होती है, कॉनस मेडुलैरिस बनाती है, ठीक है, और ये हॉर्स टेल या फिर कॉर्डा इक्वाइना, ठीक है। यहाँ पर अगर जा करके ये जो सिक्वेस्ट्रेटेड मटेरियल है इम्पिंज करने लगता है तो क्या होता है कि ब्लैडर और बॉवल डिस्फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कि वो फंक्शंस भी आपके लैक कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पहले ही आप पेशेंट को ट्रीट कर दें, इस लेवल तक नहीं पहुंचने दें। और अगर सिक्वेस्ट्रेशन फेज तक पेशेंट पहुंच चुका है तो आप उसको एक्सरसाइजेज या कुछ भी फिजियोथेरेपिक प्रोटोकॉल नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये जो सिक्वेस्ट्रेटेड मटेरियल है ये यहाँ तक मोबिलाइज हो गया तो आप नीचे पैराप्लेजिया कॉज कर सकते हो पेशेंट को, या ब्लैडर बॉवल डिस्फंक्शन कॉज कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ाने से अच्छा आप इस केस में नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि हम लोग इसमें क्या काम करते हैं कि ये हमारी स्पाइन है, ठीक है। लेट अस सी कि देखो ये छोटे छोटे लीगोस हैं फॉर एग्जांपल, है ना, ये हमारी स्पाइन है। अब इन लीगोस को एक पोजीशन में रखने का काम कौन कर रहा है? ये तो कभी भी इधर उधर बिखर सकते हैं ना, एक के ऊपर एक प्लेस्ड है, राइट। अगर अब ये बिखर सकते हैं तो इनको एक पोजीशन में रखने का काम क्या कर रहे हैं? हमारे लिगामेंट्स करते हैं, ठीक है, हमारी मसल्स करती हैं। इसीलिए हमारी बैक या एब्डोमेन में पूरी चारों तरफ से एक कॉर्सेट बनता है, एक तरीके से चारों तरफ मसल्स रहती हैं जो कि इस लाइन को या इस असेंबली को अपनी पोजीशन में रख पाए, राइट। लेट अस सपोज कि हमारी बैक साइड है और ये हमारी एंटीरियर साइड है, एब्डोमिनल वॉल। अगर किसी भी एक जगह की, देखो ये मसल्स और ये मसल्स क्या है, दोनों को कॉन्ट्रैक्शन में एक तरह की टोन मेंटेन करती हैं, तो क्या होता है कि ये बैलेंस्ड रहता है, अलाइनमेंट में रहता है। लेकिन मान लो कि ये जो हमारी बैक मसल्स है और ये एंटीरियर, ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स है, तो क्या होगा अगर बैक मसल्स टाइट है और एब्डोमिनल मसल्स वीक है तो हमारी स्पाइन की अलाइनमेंट क्या होगी, इस तरीके को जाने लगेगी, क्योंकि यहाँ से ये टाइट है, ये खींचेगा, है ना, और यहाँ से ये वीक है तो ये बाहर को जाएगा, बल्ज आउट करेगा, तो स्पाइन की अलाइनमेंट आगे को लॉर्डोटिक पोस्चर में जाने लगेगी, ठीक। तो
पीआईवीडी के कुछ रीजंस ये भी होते हैं कि आपकी एब्डोमिनल मसल्स वीक है, इस वजह से भी पीआईवीडी होता है, एंटीरियर बल्जेस होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि सिर्फ बैक को स्ट्रेंथन करने से आप पीआईवीडी करेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको एब्डोमिनल मसल्स या फिर क्या कहेंगे कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इस कॉर्सेट के बैलेंस को मेंटेन करके रख सकते हैं और उसको मेंटेन करके चलेंगे तो आप फिर भी पीआईवीडी के पेशेंट को ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक जगह पर फोकस करेंगे तो आप उसका लॉर्डोटिक कर्व बढ़ा देंगे और एब्डोमिनल मसल्स या कोर मसल्स की और ज़्यादा वीकनिंग कॉज करेंगे, जिसकी वजह से उसका पेन और उसकी अलाइनमेंट और ज़्यादा डिफेक्टिव होती चली जाएगी, ठीक है। अब हम फर्दर देखेंगे कि हम एमआरआई में पीआईवीडी को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल इमेज से देखते हैं कि वो डिस्क कहाँ पे प्रेजेंट रहती है और कैसे बल्जेस और आगे की स्टेजेस शो कर रहे हैं, उसके बाद हम एमआरआई देखेंगे। तो ये आप देख रहे होगे नॉर्मल सा डिस्क है जिसमें कि आपको दिख रहा है कि ये जो बाहर वाली लेयर है ना, अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि एनुलस फाइब्रोसिस वो थोड़ा वीक होती है, तो जो अंदर का न्यूक्लियस पल्पोसस वो थोड़ा सा क्या करता है, एक्सटेंड करता है पीछे की ओर या आगे की ओर। जिस तरफ भी आपका एनुलस फाइब्रोसिस वीक होगा उस साइड पे वो क्या करेगा, बल्ज करेगा, ठीक है। तो ऐसा हम ये हमारा क्या है, डिस्क बल्ज है। डिस्क प्रोट्रूजन और डिस्क एक्सट्रूजन, इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? एमआरआई में ऐसा हम क्या देखें कि हमको ये मालूम चल जाए कि ये प्रोट्रूजन है या एक्सट्रूजन? तो ठीक है, यहाँ पे देखना, ये आप देख रहे हो डिस्क और यहाँ पे ये आपको क्या दिख रहा है, प्रोट्रूडेड पार्ट दिख रहा है, मतलब कि डिस्क का बेस लार्जर होगा और अगर डिस्प्लेस डिस्क का मटेरियल अगर स्मॉलर है तो वो आपका प्रोट्रूजन स्टेज है। अब यहाँ पे वहीं पे आप देखो डिस्क एक्सट्रूजन में जो ये डिस्क का बेस है वो इसका स्मॉल लेंथ है और ये जो प्रोट्रूडेड पार्ट है वो क्या है, बिगर है, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, प्रोट्रूजन, यहाँ पे मैं बताऊँगा, क्या बताऊँगा, प्रोट्रूजन। तो यहाँ पे देखो ये लेंथ क्या है, बिगर है, किसके मुताबिक, ये प्रोट्रूडेड की, मतलब कि बेस ऑफ डिस्क की साइज लेंथ ज़्यादा है किससे, प्रोट्रूडेड पार्ट से, तो उसको क्या कहेंगे हम, प्रोट्रूजन। अब यहीं पे दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे क्या है, बेस ऑफ डिस्क स्मॉलर देन द प्रोट्रूडेड पार्ट। अगर प्रोट्रूडेड डिस्क मटेरियल आपका लेंथ ज़्यादा है और जो बेस है वो कम है तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्क एक्सट्रूजन, ठीक है, जो कि आपकी कौन सी स्टेज होगी, थर्ड। वहीं पे जो आपका सिक्वेस्ट्रेशन होगा वहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि ये एनुलस फाइब्रोसिस से डिस्प्लेस मटेरियल न्यूक्लियस पल्पोसस ये बाहर हो गया है, कट करके बाहर हो गया, कहाँ पे, आपके स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेस कर रहा है, अब ये कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो जब ये कट हो जाता है एनुलस फाइब्रोसिस अपने डिस्क से तो उसे हम क्या कहते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। तो वहीं पे हमने इस पे देखा कि ये डिस्प्लेस मटेरियल का जो ये डिस्क है का बेस है वो क्या है, स्मॉलर है और ये प्रोट्रूडेड जो पार्ट है वो क्या है, लार्जर है, तो उसको क्या कहेंगे हम, डिस्क एक्सट्रूजन। वहीं पे अगर हम देखें डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन, उसमें क्या होगा कि ये आपकी नॉर्मल ये डिस्क है, अब वहाँ से ये पार्ट आप देख रहे होगे कि ये क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। अब हम एमआरआई में देखते हैं कैसे इसको पता लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, डिस्क बल्ज, जो हमारी पहली स्टेज होती है वो डिस्क बल्ज, उसको देखेंगे। तो आपको ये दिख रही होगी क्या है, ये वर्टिब्रल बॉडीज़ हैं, ठीक है, वाइटिश कलर में आपको दिख रही हैं और यहाँ पे बीच में आपका क्या है, डिस्क है, ठीक है, ये आपको डिस्क दिख रही है और ये बगल में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब कि वर्टिब्रल फोरामेन है जिसके बेस से आपकी ये स्पाइनल कॉर्ड गई है और यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, स्पाइनस प्रोसेस दिख रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, आपकी मसल्स, फैट, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ से ये लेंथ जो अलाइनमेंट है स्पाइनल कॉर्ड का वो नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पास आपको क्या दिख रहा है, ये हल्का सा क्या दिख रहा है, बल्ज दिख रहा है। तो ये आप अगर ऐसा कुछ नॉर्मल दिख रहा है मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रोट्रूजन नहीं है या एक्सट्रूजन नहीं है, बहुत नॉर्मल सा दिख रहा है, तो उसको आप डिस्क बल्ज कहते हो। लेकिन ये डिस्क बल्ज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे होगे कि स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉपर आपकी वर्टिब्रल बॉडी से अलाइनमेंट दिख रही है, वो प्रॉपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आपको हल्का सा बल्ज दिख रहा है। तो ये आपका क्या है, पहला स्टेज है, डिस्क बल्ज। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ तक आपको ये नॉर्मल दिखा है, ठीक है, लेकिन अब जब यहाँ पे आप आते हो तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, दो आपको ये L4 L5 और L5 S1, ये आपकी L4 है, ये L5 है, ये S1, इन दोनों में आपको प्रोट्रूजन और एक्सट्रूजन देखने को मिलेगा।
तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ ये वाला जो पार्ट है मेरा डिस्क का बेस वो छोटा है और ये प्रोट्रूडेड पार्ट का लेंथ ज़्यादा है, तो मतलब कि ये जो है ये मेरा क्या है, डिस्क एक्सट्रूजन है। वहीं पे अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा बेस क्या है, बेस बड़ा है और जो डिस्प्लेस मटेरियल है वो छोटा है, उसका जो मटेरियल जो फ्लूइड लीक हो रहा है वो क्या है, उसकी लेंथ स्मॉलर है। तो ये मेरी क्या है, डिस्क क्या है, प्रोट्रूजन। ठीक है, तो इन दोनों में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस यही होता है कि आपके एक्सट्रूजन में क्या होगा कि स्पेस डिस्क का जो बेस है वो क्या होगा, छोटा होगा, डिस्प्लेस मटेरियल बड़ा होगा। वहीं पे प्रोट्रूजन में क्या होगा, डिस्क का जो बेस है वो बड़ा होगा और डिस्प्लेस मटेरियल क्या होगा, वो उसकी लेंथ छोटी होगी। तो इससे आप देख करके पता लगाओगे कि क्या प्रोट्रूजन होता है और किसे हम कहते हैं एक्सट्रूजन। अब ये आपकी लास्ट स्टेज जहाँ पे आपको सिक्वेस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। तो ये आप देख रहे होगे, ये आपकी L4 है, ये L5 है, ठीक है। और यहाँ पे ये डिस्प्लेस मटेरियल देख रहे होगे, ये कुछ ऐसा बाहर से निकला हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। और अच्छे से देखो इसको, ये बाहर ऐसे कुछ निकला हुआ सा दिख रहा है, ऐसा आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, बट इस लेवल में L4 L5 में ये पार्ट क्या हो गया है, पूरी तरीके से सिक्वेस्ट्रेट हो गया है, ठीक है। तो ये बाहर निकल गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऐसा अगर कुछ आपको देखने को मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये पूरी हमारी वीडियो थी जिसमें कि हमने क्या देखा, सिम्टम्स देख करके कैसे हम पता लगाएं कि किस स्टेज में है, और MRI को रीड करके कैसे पता लगाएं कि उसकी कौन सी स्टेज है। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करो, वी विल आंसर यू। थैंक यू।